हेलो गाइस, वेलकम इन आवर ऑडिट डिस्कशन। दिस इज लेक्चर नंबर 4 सीए फाइनल ऑडिट। सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए और मुझे बताइएगा आपको ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक से आ रही है क्या। लास्ट क्लास में हमने देखा था एसए नंबर 320, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी बातें की थी, इंक्लूडिंग द टॉक ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, और एक वर्क पेपर का डिस्कशन किया था, समरी ऑफ ऑडिट डिफरेंसेज। तो आज वहीं से ही हम लोग चर्चा को आगे स्टार्ट करने वाले। गुड मॉर्निंग कौशिक, रक्षिता, साई प्रथम, नेहा, अमनप्रीत, यशिका, अंकुश, उत्कर्ष, सिंगल, सही बच्चों का स्वागत है। फटाफट से आप ज्वाइन कर लीजिए। और आज हम करेंगे सबसे पहले करते हैं एसए 320 के साथ एसए 450 की लिंकिंग आई थी, याद है? हाँ सर, बिल्कुल याद है। तो सबसे पहले एसए 450 करवाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ भी नया नहीं बताना है। आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस इन एसए 320। तो बेसिक डिस्कस करेंगे और ये एसए 450 आपका चुटकी बजाते ही खत्म हो जाएगा। जल्दी से आओ और बताओ क्लास स्टार्ट कर सकते हैं क्या? फटाफट से आ जाओ। और अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि कल से या परसों से मे बी योर नेक्स्ट क्लास लेक्चर नंबर 5 वो अब आपका सीए इंडिया की ऐप पे लाइव स्टार्ट होगा डेली 8 बजे यूट्यूब पे। अब और क्लासेस नहीं आएंगी। ऐसा हो सकता है कि कल का 5th लेक्चर भी यूट्यूब पे आए, बट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी आज के लेक्चर के बाद टीम को अपडेट कर दूंगा कि वो आप लोगों को लिंक वगैरह जो भी है सब इंस्टॉल करवा दे, और आईटी टीम का भी स्पेशली नंबर दे दे कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बता दिया आपको कि नेक्स्ट लेक्चर से वी आर शिफ्टिंग टू दी ऐप। ठीक है, आप उस ऐप को लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे, टैब पे, आईओएस डिवाइसेस पे चला सकते हो। अंतरा गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग। तो क्या स्टार्ट करें, बताइएगा क्या स्टार्ट करें आज की क्लास? यस सर, बिल्कुल हम स्टार्ट कर सकते हैं जल्दी से। आई विल वेट फॉर 1 more minute। हाय नैना बेटा, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। आ गए सर, आ गए। लो जी, चर्चा स्टार्ट करते हैं। अब आप करते हैं आज की चर्चा स्टार्ट। आई होप आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है। हम लोगों ने कल देखा था एसए 320 के अंदर कि अगर ऑडिटर को कोई भी मिसस्टेटमेंट मिलती है तो उसे एसए 320 को अप्लाई करके ये देखना होता है क्या ये मिसस्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। याद है आप लोगों को? फिर उसके बाद वो उन मिसस्टेटमेंट को मैनेजमेंट के पास लेकर जाता है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के पास लेकर जाता है और बोलता है कि साहब देखिए, ये सारी मिसस्टेटमेंट मुझे मिली है और ये सारी मिसस्टेटमेंट मेरे लिए मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है, इनको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। मैनेजमेंट बहुत आपके अलग अलग टाइप ऑफ की मिसस्टेटमेंट्स में से हो सकता है कुछ मिसस्टेटमेंट को मैनेजमेंट करेक्ट कर दे, ठीक कर दे, उन्हें हम लोग बोलते थे करेक्टेड मिसस्टेटमेंट। लेकिन बहुत सारी कुछ मिसस्टेटमेंट ऐसी भी हो सकती है जिनको मैनेजमेंट बोले कि भैया ये हमारी जजमेंट में या अकॉर्डिंग टू अस दीज आर नॉट मिसस्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही है। तो ऐसे कैसे मैंने बोला था कि हम एक वर्क पेपर बनाएंगे समरी ऑफ ऑडिट डिफरेंसेस का, वहां पे सारी जनरल एंट्रीज को लिखेंगे और मैनेजमेंट का साइन करवाएंगे। याद है? उसे मैंने कहा था आप लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हो। तो वो कुछ नहीं था बेटा, वो एसए 450 का डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। एसए 450 का नाम देखिए क्या है। एसए 450 कहता है इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। आपको ड्यूरिंग ऑडिट जो भी मिसस्टेटमेंट मिलती है आपको उनको इवैल्यूएट करना है। अब एक बात बताइएगा, आप जब आप इवैल्यूएट करोगे क्या एसए 320 आप अप्लाई करोगे या नहीं करोगे? आप बताओ। जब आप एसए 320 अप्लाई करोगे, बिल्कुल करना पड़ेगा सर। एसए 320 से ही मुझे पता चलेगा क्या ये मिसस्टेटमेंट मेरे लिए मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, फिर मैं उस पर आगे अपना काम स्टार्ट कर रहूंगा। परम गुड मॉर्निंग बेटा। लो जी, तो सबसे पहले मेन, चलो स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं इसको, क्योंकि ये 1 पेज का स्टैंडर्ड है, जल्दी खत्म हो जाएगा। देखिए, और इसमें एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो मैं मार्क करवा दूंगा आपको। क्या कहता है? ऑब्जेक्टिव देखिएगा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू इवैल्यूएट। क्या इवैल्यूएट करना है? जो मिसस्टेटमेंट मैनेजमेंट ने करेक्ट कर दी उनको इवैल्यूएट करोगे क्या? नहीं सर, वो तो ऑलरेडी करेक्टेड मिसस्टेटमेंट हो गई। तो क्या कहता है? द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट ऑन दी ऑडिट। सबसे पहले तो कहता है जो भी मिसस्टेटमेंट आपने आइडेंटिफाई किए उसका इफेक्ट देखो। द इफेक्ट
ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इफ एनी ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अगर कोई मिसस्टेटमेंट अनकरेक्टेड है तो उसका इफेक्ट भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। डेफिनेशन बहुत ही बच्चों वाली बातें करेगा सबसे पहले कि मिसस्टेटमेंट क्या होती है। ए डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। किसी भी तरह से आपका मिसस्टेटमेंट हो सकता है अमाउंट में मिसस्टेटमेंट हो सकता है क्लासिफिकेशन में मिसस्टेटमेंट हो सकता है प्रेजेंटेशन में मिसस्टेटमेंट हो सकता है कोई डिस्क्लोजर जाना था आपने नहीं डाला। These all can be misstatement। तो क्या कहता है, a difference between the amount, classification, presentation और disclosure of a reported financial statement amount and reported versus required for the item to be in accordance with the applicable financial reporting framework। मिसस्टेटमेंट कैन अराइज फ्रॉम फ्रॉड और एरर। अगर जनरली एरर है तो आपको मान के चलना होगा कि मैनेजमेंट उसे करेक्ट कर देगी, और फ्रॉड होगा तो वहां पे आपको इंटेंशन देखना पड़ेगा और फ्रॉड का इम्पैक्ट भी आप लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन कौन से एरिया में आ सकता है। क्या ऐसा है क्या कि मेरे को मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे भी सवाल है और मैं शायद ही ऑडिट ना कर पाऊं, तो इसका मतलब फ्रॉड के केस में आपको ऐसे 240 भी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब बात आती है व्हाट इज अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। Misstatement that the auditor has accumulated during the audit and that have not been corrected। आप और आगे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं by management। ठीक है, that those have been not been corrected by management। मैनेजमेंट ने उनको ठीक नहीं किया, वो हो गई आपकी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। ठीक है जी, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात करता है। एक्यूमुलेटेड ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट क्या है, ऐसी मिसस्टेटमेंट जो आइडेंटिफाई हुई है ड्यूरिंग द ऑडिट। ठीक है, अदर देन दोज आर स्मॉल मिस्टेक्स, दोज आर स्मॉल एरर, अदर देन दोज दैट आर क्लियरली ट्राइवल। ट्राइवल का आप लिख सकते हो ट्रिवल, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। गुड मॉर्निंग। यहां से हमारा ऐसे स्टार्ट होता है। अभी तक बड़ी बेसिक बातें थी, यहां से हमारा ऐसे स्टार्ट होता है और अब है आपकी बारी, आपको मुझे बताना है। सबसे पहले कहता है हमारा ऐसे कंसीडरेशन ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट एज द ऑडिट प्रोग्रेस। आपको जो भी मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई होती है ना उसको कंसीडर करना है। अब आप मुझे बताओ कि कोई भी मिसस्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई होगी, आप उसके अंदर क्या देखोगे। सबसे पहले आप लोग क्या देखना चाहोगे। आप लोग ऑडिटर हो, आप किसी भी क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हो, अगर आपको कोई मिसस्टेटमेंट मिलती है या आप किसी एरिया का ऑडिट कर रहे हो तो आप क्या कंसिडर करोगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप किसी एरिया का ऑडिट कर रहे हो तो सबसे पहले आप क्या कंसिडर करोगे, या अगर आपको कोई मिसस्टेटमेंट मिलती है तो आप क्या देखोगे। सर हम उसका नेचर समझेंगे, उसका सर्कमस्टांस समझेंगे, किस सर्कमस्टांसेस में हुई है, उसका इम्पैक्ट समझेंगे, मैनेजमेंट के साथ उसको डिस्कस करेंगे कि किस रीज़न से हुआ है। ये सारी चीज़ें हम समझने की बेसिक कोशिश करेंगे। और अगर बहुत उसका नेचर ऐसा है कि उस तरह की ट्रांजेक्शन मल्टीपल हो सकती है तो विल आस्क मैनेजमेंट टू लुक ऑल दी ट्रांजेक्शन और पूरी एक लिस्ट बनाकर हम लोगों को दें। पॉसिबल इफेक्ट, मटेरियलिटी एंड द वे इट कैन अफेक्ट अदर्स, बिल्कुल ठीक परम। और बताओ तो क्या कहता है, देखिए द ऑडिटर शैल रीजन एंड इम्पैक्ट, अंतरा बिल्कुल ठीक। द ऑडिटर शैल डिटरमाइन whether the overall audit strategy and the audit plan need to be revised। ये आपने ऐसे 320 में भी पढ़ा था। If during the audit you will identify any misstatement that can affect the financial statement materially, then we need to assess word नहीं बोलूँगा, reassess the strategy and plan and accordingly we will change our NTE of substantive audit procedure। और इसी के accordingly हमारा materiality भी change होता था और risk of material misstatement भी update होता था। बिल्कुल सही बेटा। तो क्या कहता है, इफ कब आपको चेंज करने की जरूरत है, इफ द नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट एंड द सर्कमस्टांस ऑफ देयर अकरेंस इंडिकेट दैट अदर मिसस्टेटमेंट में exist that when aggregated with misstatement accumulated during the audit could be material। आपको ऐसा लगता है कि जो मिसस्टेटमेंट मिली है आपको उसकी वजह से बहुत सारी अलग मिसस्टेटमेंट हो सकती है जो आपके फाइनेंशियल को इम्पैक्ट कर सकती है। द एग्रीगेट ऑफ मिसस्टेटमेंट एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द ऑडिट अप्रोच मटेरियलिटी, वो जितना भी आपने एक्यूमुलेशन किया है वो आपका मटेरियलिटी के ऊपर है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो। ये तो इसने बताया दो रीजन कि हम कब देखेंगे कब हमारे लिए सिचुएशन मटेरियल होगी। इफ एट द ऑडिटर रिक्वेस्ट मैनेजमेंट हैज एग्जामाइंड ए क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर एंड करेक्टेड मिसस्टेटमेंट दैट वर डिटेक्टेड। आपने कोई मिसस्टेटमेंट निकाली, मैनेजमेंट ने क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया। करेक्टेड मिसस्टेटमेंट दैट वर डिटेक्टेड
अब आपको, मुझे जनरल नॉलेज है, जीके का सवाल है, आप मुझे सोचकर बताओ, आपने 15 मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई की थी, मैनेजमेंट ने उन 15 मिसस्टेटमेंट को करेक्ट कर दिया, तो अब आप छोड़ दोगे उस चीज़ को, या आप ये बोलोगे ठीक है भैया एक काम करो, जो आपने करेक्टेड जनरल एंट्री पोस्ट की है मुझे वो जनरल एंट्रीज दे दो, अब मैं उनको वेरीफाई कर लेता हूँ। सर जो करेक्टेड पोस्टिंग हुई है आप कहोगे वी विल डू दी ऑडिट ऑफ दोज करेक्शंस, तो वही लाइन है, जो करेक्शन हुई है द ऑडिटर शैल परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर टू डिटरमाइन वेदर दीज मिसस्टेटमेंट रिमेन और करेक्टेड। वी विल परफॉर्म द एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है जी, इसको एक बार रिमूव कर लीजिए, ये आगे रिपीट आएगा दोबारा से। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा कि सर सबसे पहले तो हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन का और मिसस्टेटमेंट का कंसिडरेशन देखेंगे, क्या उसकी वजह से मुझे अपना प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, मटेरियलिटी रोमम रीअसेस करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो ये इवैल्यूएट करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए आपने को। कंसिडरेशन के बाद क्या आता है, स्टेप नंबर 2, इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। अभी मैंने किसकी बात की थी कंसिडरेशन के अंदर, करेक्टेड मिसस्टेटमेंट, कि मान लो आपने कोई मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई की, मैनेजमेंट ने उसे करेक्ट कर दिया तो आपने उसका ऑडिट कर लिया। अब भैया ऐसी भी तो मिसस्टेटमेंट होंगी जो करेक्ट नहीं हुई होंगी, तो उसका आपको क्या देखना पड़ेगा, इफेक्ट। तो क्या कहता है, इवैल्यूएट कर लो द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। बेटा इजी बनाने के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज योर स्टेप नंबर 1, जिसमें आपने कंसिडरेशन देखा, करेक्टेड मिसस्टेटमेंट की बात की। This will be your step number 2 where we'll talk about uncorrected misstatement। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा, आपके पास अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, आप लोग क्या करोगे। सर ऐसे 320 के हिसाब से वापस से कंपेयर करेंगे, क्या ये मेरी मटेरियलिटी से ऊपर है, अगर ऊपर है तो मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा कि भैया इसे ठीक कर दो, नहीं करते हैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करूंगा, ऑडिट रिपोर्ट में इसका इंपैक्ट लेके जाऊंगा, बाकी एरिया पे भी इसके इफेक्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो क्या कहता है देखिए, प्रायर टू इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट द ऑडिटर शैल रीअसेस the materiality determined in accordance with SA 320 to confirm whether it is remains appropriate in the context of entity actual financial result. The auditor shall determine whether uncorrected misstatement are material individually or in aggregate. In making this determination, the auditor shall consider, आपको क्या क्या कंसिडर करना है, नंबर 1 the size and nature of the misstatement, क्या वो मेरे लिए मटेरियल है या नहीं, उसमें आप क्या कंसिडरेशन करोगे, साइज एंड नेचर ऑफ द मिसस्टेटमेंट बोथ इन रिलेशन टू पर्टिकुलर आइटम एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। यहाँ पे जब ये लिखता है ना बोथ इन रिलेशन टू पर्टिकुलर आइटम एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल, यहाँ पर्टिकुलर आइटम का मतलब ये है अजर्शन लेवल, ये अजर्शन लेवल पे देख लो आप, ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे देख लो। The effect of uncorrected misstatement related to prior period on the relevant and the financial statement as a whole। अगर कोई prior period की भी misstatement है, उसका impact या उसका effect भी आप लोगों को देखना है। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आप इसमें क्या कुछ improvisation कर सकते हो? जो हमारी स्टैंडर्ड की गाइडेंस है, ये गाइडेंस होती है, ठीक है, इस स्टैंडर्ड की गाइडेंस में आप लोग कुछ इंक्लूड करना चाहोगे, 2-4 चीज़ें आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। सबसे पहली लाइन में क्या लिखा है, प्रायर टू इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट द ऑडिटर शैल रीअसेस मटेरियलिटी, तो यहाँ पे आप कोमा लगा के लिख सकते हो, रीअसेस मटेरियलिटी एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जब भी हमें कोई इस तरह की सिचुएशन मिलती है, हम सिर्फ मटेरियलिटी रीअसेस नहीं करते हैं, हम ऐसे 315 का रिस्क भी रीअसेस करते हैं। उसने उसके बाद बिल्कुल सही बोला कि भैया आप जब एसेस करोगे, इम्पैक्ट देखोगे, तो आप किन चीज़ों को कंसिडर करने वाले हो, तो उसमें सर हम साइज एंड नेचर देखने वाले हैं, प्रायर पीरियड की मिसस्टेटमेंट को देखने वाले हैं, और उसके अलावा आप ऑडिट प्रोसीजर भी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर हो सकते हैं, जरा मैं कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। आपने इवैल्यूएट किया द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, तो आपने अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट को देखा, उसका साइज एंड नेचर देखा, पिछले सालों की कुछ मिसस्टेटमेंट थी उनको आपने देखा। इसके बाद मेरे को आप ऑडिट प्रोसीजर्स और बता दो। हालांकि आपके यहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर नहीं पूछा, बट मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि अगर आपको ऑडिट प्रोसीजर भी जानना होता या आपने ऑडिट प्रोसीजर भी बताना होता, तो आपका ऑडिट प्रोसीजर क्या होता। खत्म हो गया ऐसे, पता है, लेकिन सबसे मेन चीज़ यहाँ पे जो मुझे नहीं आपके स्टैंडर्ड में, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखो 2 मेन पैराग्राफ थे कि भैया सबसे पहले तो आपको कोई मिसस्टेटमेंट मिली तो क्या प्लानिंग और क्या स्ट्रैटेजी चेंज होगी,
और करेक्टेड मिस स्टेटमेंट को हम लोग ठीक कर लेंगे और उस पर ऑडिट प्रोसीजर लगा लेंगे। दूसरा आया फिर अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट के अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट देख लो। इफेक्ट देखने के लिए इसने कहा साइज एंड नेचर देख लो, प्रायर पीरियड के आइटम देख लो। अब मैं तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ जो कि आपकी किताब में नहीं है। तीसरे प्रोसीजर में बेसिक बातें हैं। तीसरे प्रोसीजर में मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऑडिट प्रोसीजर। तीसरे एरिया में मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर अनकरेक्टेड। ये मैं आज वाली जो पीडीएफ है ना जो अभी लिख रहा हूँ ये मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, तो इस तरह के जो छोटे छोटे नोट्स होते हैं ये आपको साथ साथ लिखने हैं, मैं आपको टाइम दे दूंगा। कभी आप ये सोचो कि आज का क्लास का पीडीएफ आएगा, वो नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल नोट्स हैं। ऑडिट प्रोसीजर बताओ फॉर अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, बताइए सर। सबसे पहले तो जितनी भी मिसस्टेटमेंट हुई है ना, जितनी भी मिसस्टेटमेंट हुई है, जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट वाला ही पॉइंट आप वापस से ले आओ कि इसका जो इफेक्ट है ना उसको टोटल बेसिस पे देखेंगे क्या कितना इफेक्ट है। देन सेकंड स्टेज पे आप लोग क्या करोगे, आपने ऑलरेडी एक बात मैनेजमेंट से कर ली होगी कि भैया ये टोटल अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, इनको भी ठीक कर दो। मैनेजमेंट नहीं मानी होगी, दैट्स वाई वी कॉल्ड देम अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। तो दिमाग में एक चीज़ ध्यान रखना, कोई बच्चा ये ना बोले कि मैनेजमेंट से बोलेंगे ठीक करो। ऑलरेडी आप मैनेजमेंट को बोल चुके होंगे कि दीज आर आर टोटल मिस स्टेटमेंट, मैनेजमेंट ने ऊपर कहा कि ठीक है इनको हम ठीक कर देते हैं, तो इसका मतलब जो बैलेंस है वो ऑलरेडी हम मैनेजमेंट से डिस्कस कर चुके हैं। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग देम क्या, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। तो सबसे पहले ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगा, आप उसका इफेक्ट निकालोगे, क्या इफेक्ट है, जिसकी आपने लास्ट क्वेश्चन में बात की कि नेचर देख लेंगे और ये पिछले सालों की अगर कोई है तो टोटल कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या ऑडिट प्रोसीजर रहेगा, सर वी विल communicate impact on audit report to those charged with governance। ठीक है, हम कम्युनिकेट करेंगे इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा ऑडिट रिपोर्ट पे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, क्योंकि आपने हमें बता दिया आप ठीक करने वाले नहीं हो, तो इसका मतलब मुझे ऑडिट रिपोर्ट चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं आपको अपना इम्पैक्ट बता रहा हूँ। तीसरा सिंस ये ऐसी मिसस्टेटमेंट है जो मैनेजमेंट ने ठीक नहीं की है, मैं क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा इनको। कम्युनिकेट या डिस्कस एक ही बात है, लेकिन इसी के अंदर से 2-3 पॉइंट और निकलेंगे। डिस्कस करूंगा विद मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। ये बेटा इसका एक ऐसे है, जो भी मेन बातें होती है वो आप लोगों को डिस्कस करनी होती है मैनेजमेंट के साथ, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ। ऐसे नंबर बताओ कौन सा है, अगर आप बता सकते हो तो। फोर्थ, सर मैं ऑब्टेन करूंगा एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, इसका भी एक ऐसे है, बताओ कौन सा ऐसे है। मैं एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करूंगा, मैनेजमेंट को बोलूंगा जी लिख कर दो कि आपके हिसाब से ये वाली मिसस्टेटमेंट नहीं है, और उनका रीज़न भी आप डिफाइन करके हम लोगों को दे दो। तो भैया हम कम्युनिकेट भी करेंगे उनसे, उनको इम्पैक्ट भी बताएंगे, WR भी ऑब्टेन करेंगे, इफेक्ट भी देखेंगे। ये मेरे क्या हो गए, ऑडिट प्रोसीजर। तो अगर मैं इस एस्से को समराइज करूं तो 3 पार्ट में ये एस्से आप लोग देख सकते हो। पहला पार्ट इसने कहा कि कंसिडरेशन क्या रहेगा आप लोगों का, इसके अंदर इसने करेक्टेड मिस स्टेटमेंट की बात की। फिर उसने कहा कि अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट को आप कैसे इवैल्यूएट करने वाले हो। फाइनली वो बोल रहा है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। ठीक है, ऑडिट, मैं इसको दूसरे नाम से लिख रहा हूं, ऑडिट प्रोसीजर फॉर अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, ये एस्से का मेन पार्ट था। आप लोगों ने बिल्कुल सही नाम बताए हैं मेरे को। एस्से 260G है वो डिस्कस करता है मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से, और एस्से आपका 580 है जो बात करता है ऑब्टेन करना है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। सर 265 भी था, वो बोलता है कम्युनिकेट करो डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। जो 260 है वो जनरल बोलता है कि भैया सारे इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करो। 265 स्पेसिफिक बात करता है इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी को आप
कम्युनिकेट करो। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी स्टूडेंट, मैं फुल स्क्रीन पे डाल रहा हूँ इसे, सो दैट यू गाइस कैन टेक स्क्रीनशॉट। जस्ट गिव मी 1 मिनट, प्लीज टेक दिस। आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारा स्टेप नंबर 3 है। डन। चलिए जी, अब ये स्टेप नंबर 3 के देखो, ऑडिट प्रोसीजर लिख लो साइड में। डॉक्यूमेंटेशन तो हर किसी के साथ आएगा, ये तो वर्क नॉट डॉक्यूमेंटेड नॉट डन, ये तो जो भी काम आप कर रहे हो सब आएगा। तो सबसे पहले क्या कहता है, कम्युनिकेशन एंड करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट। आप कम्युनिकेट करो और करेक्ट करवा लो अगर कुछ हो सकता है तो। पढ़िएगा, The auditor shall communicate on a timely basis all misstatement accumulated during the audit। आपको सारी misstatement को communicate करना है जितनी भी आपने accumulate की है with the appropriate level of management unless prohibited by law or regulation। बताइए law और regulation कब prohibit करेंगे, जब वो fraud कर रहे हैं या आपको उनको लगता है कि भैया इससे वो लोग बच सकते हैं, तो उसी केस में वो prohibit करेंगे। The auditor shall request management to correct those misstatement। If management refuses to correct some or all of the misstatement communicated by auditor, the auditor shall obtain an understanding of management reason for not making the correction। आपको रीजन देखना पड़ेगा और इस रीजन को इवेल्युएट करते टाइम आपको ऐसे 240 भी अप्लाई करना पड़ेगा। कहीं फ्रॉड रिस्क फैक्टर तो नहीं है, वो भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद बोलते हैं कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। आपने छोटे बच्चे को बता दिया, मैनेजमेंट से पहले डिस्कस कर लिया, अब पापा से डिस्कस कर लो, बड़े बच्चे से डिस्कस कर लो। वो कौन होता है कंपनी के अंदर, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। लो जी, द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। क्या जी, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट करेक्ट कर दी मैनेजमेंट ने, बहुत अच्छी बात है। अब आपने मैनेजमेंट ने कुछ गलतियां, कुछ मिसस्टेटमेंट को करेक्ट नहीं किया, तो अब हम ऊपर लेवल पे जाएंगे उनको लेकर। तो क्या कहता है, द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट एंड द इफेक्ट दैट दे इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट मे हैव ऑन द ओपिनियन इन द ऑडिट रिपोर्ट। अब भैया या तो देखो आप रट लो या पहले अपने माइंड में सोच लो, अगर सोच के पढ़ोगे तो लिंक कर पाओगे हर चीज को। अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन। अब आप ऊपर लेवल पे जाओगे, बोलोगे देखो भैया आपकी मैनेजमेंट ने ये गलतियां ठीक नहीं की, अगर ये ठीक नहीं होंगी तो हमारे ओपिनियन पे इसका ये इंपैक्ट रहेगा कि वी आर गोइंग टू क्वालिफाई योर ऑडिट रिपोर्ट। द ऑडिटर कम्युनिकेशन शैल आइडेंटिफाई मटेरियल अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इंडिविजुअली और एंड इंडिविजुअली वो सारी मिसस्टेटमेंट आप दे ही दोगे। द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट दैट अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट बी करेक्टेड। और आप दोबारा से दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कहोगे कि देखो ये अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इनको आप ठीक कर दो। मैनेजमेंट ने तो नहीं की, हम आपके पास लेकर आ गए, आपको ओपिनियन पे इंपैक्ट बता दिया, अब आप चाहो तो इनको ठीक कर सकते हो। आगे, द ऑडिटर शैल ऑल्सो कम्युनिकेट विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रायर पीरियड। सेम प्रायर पीरियड की अगर कोई अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है ऊपर आया था, उसका इफेक्ट भी अगर कंटिन्यू है तो वो भी आप डिस्कस कर लीजिए। एक WR लेंगे क्या, बिल्कुल लेंगे। अब दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस भी कह रही है कि हमारे हिसाब से तो ये मिसस्टेटमेंट्स नहीं है। द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट ए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड वेयर एप्रोप्रिएट दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस वेदर दे बिलीव द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आर इमटेरियल। तभी तो बोलेंगे individually or in aggregate to the financial statement as a whole, a summary of such item shall be included in or to attach to the return representation। आप लिख दो भैया कि आपके हिसाब से मटेरियल है, सारी समरी दे दो, अपने रीजंस डॉक्यूमेंट करके हम लोगों को दे दो। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपने बताना, क्या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस अगर मुझे समरी दे देती है साइन करके, तो क्या मैं अपनी ओपिनियन क्लीन रिपोर्ट दूंगा? क्या आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्लीन ओपिनियन देने वाले हो और यू विल मॉडिफाई योर ओपिनियन? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइएगा, क्या आप क्लीन ओपिनियन देने वाले हैं और यू विल मॉडिफाई द ओपिनियन? फटाफट से बताइए। धानुमता ने सबसे पहले बताया सर वी विल मॉडिफाई द ओपिनियन, वी विल मॉडिफाई दी ओपिनियन। ये तो हम उनकी सेफ्टी के लिए बता रहे हैं। सबसे पहले हमने मैनेजमेंट को बताया, मैनेजमेंट ने कुछ चीज़ें ठीक कर दी, कुछ नहीं की, फिर हम दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के पास गए,
उनको बताया, उनको हमने उसका इम्पैक्ट बताया, ओपिनियन पे इफेक्ट बताया, उन्होंने कुछ ठीक कर दी होंगी, कुछ नहीं की होंगी, मॉडिफाई करेंगे। सही बच्चों ने कहा, मॉडिफाई करने वाले हैं, बिल्कुल सही। डॉक्यूमेंट करोगे सारी चीजें। द अमाउंट बिलो विच मिस स्टेटमेंट वुड बी रिगार्डेड एज क्लियरली ट्राइवल। आपने ये कैसे डिसाइड किया कि कौन सी मिस स्टेटमेंट बिल्कुल स्मॉल है? तो बताओ ये किसके बेस पे होगा, इसका आप ही बताओ। चलो आंसर आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि इस अमाउंट को अगर मैं इग्नोर कर रहा हूं तो कैसे कर रहा हूं, वो किस बेस पे आप लोग डिसाइड करोगे, मुझे बताओ उसको क्या बोलते हैं। सर उसको आपने बताया था ऐसे 320 में, क्या नाम था उसका? AMPT, ठीक है, ऑडिट मटेरियलिटी पोस्टिंग थ्रेशोल्ड। ऑल मिसस्टेटमेंट एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द ऑडिट एंड वेदर दे हैव बीन करेक्टेड। ये आपको भी डॉक्यूमेंट करना है, सारी मिसस्टेटमेंट कौन सी करेक्ट हो गई, कौन सी अनकरेक्टेड है। एंड द ऑडिटर कंक्लूजन एज टू वेदर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आर मटेरियल इंडिविजुअली और इन एग्रीमेंट एंड द बेसिस फॉर दैट कंक्लूजन। जो भी आप कंक्लूजन ले रहे हो उसका बेस क्या था? AMPT, बिल्कुल सही अमनप्रीत, बिल्कुल बढ़िया। बताओ स्टैंडर्ड समझ आया? बताओ जी, ऐसे 450 समझ आया? अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर आप जिस तरह से पढ़ा रहे हो क्या हमें रिवीजन भी उसी सीरीज में करना है? जी हाँ, जिस सीरीज में मैं आपको स्टैंडर्ड करवा रहा हूँ ना, उसी सीरीज में आपको रिवीजन करना है। उसका रीजन ये है कि देखो जो स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड की लिंकिंग दूसरे से होती है, तो जब आप इस तरह से रिवाइज करोगे ना तो आपस में इंटरकनेक्टेड रहोगे। अगर आप मान लो एक बार ऐसे 200 कर रहे हो जो कि बिल्कुल प्लेन स्टैंडर्ड है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, 320 करके फिर आप जंप कर जाते हो 500 सीरीज पे, तो 450 जब वापस से आओगे तो इसके अंदर 320 की एप्लीकेशन होगी। अभी तक हमने क्या क्या स्टैंडर्ड किया मैं एक बार आपको वो लिखवा रहा हूँ प्लीज। आज मैं आपको एक समरी बनवानी है, मुझे कुछ लिखवाना है समरी, तो क्या बनवानी है? अभी तक हमने कौन कौन से स्टैंडर्ड कर लिए एक बार देख लीजिए, ताकि हम आप और मैं बिल्कुल सेम पेज पर रहें। हम लोगों ने डिस्कस किया SA 315, ठीक है, identify and assess the risk of material misstatement at the financial statement level or at the assertion level including internal by taking an understanding of the entity and environment including internal control। SA 320 जिसमें मेटेरियलिटी की बात की थी एट प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। उसके बाद 320 के बाद आज हमने सबसे पहले किया है ये हमारा 450, ठीक है जी, क्योंकि दोनों क्या है, लिंक है। उसके बाद आज मैं आपको करवा देता हूँ एक और अभी 330, उससे 300 की सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर एक ऐसे 300, अब आपकी दो क्वेश्चन होंगे कि सर 300 की सीरीज में एक ऐसे 300 भी है, वो भी देख लीजिएगा। और कुछ बच्चों के मन में सवाल आएगा, कपिल सर आपने समझा तो दिया 315 बट अभी आपने रीड नहीं करवाया है। उसका एक रीज़न है बेटा रीड ना करवाने का। जो आपका किताब में कंटेंट है ना, एस्से में कंटेंट है, वो बड़ा ही कम है। और ICI ने क्या किया हुआ है, इसके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर दिया हुआ है। ओ माय गॉड, एक सेपरेट चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 3 इंटरनल कंट्रोल। ये वही चैप्टर है सेम जो आपने इंटर में पढ़ा था। तो अभी एग्जिस्टिंग सिलेबस के अंदर तो ये चैप्टर एग्जिस्ट करता है भैया, ये वाला चैप्टर एग्जिस्टिंग कोर्स में तो है, बट जो आपका फ्यूचर न्यू कोर्स की जो बातचीत चल रही है उसमें इस चैप्टर से बहुत सारा कंटेंट हटा दिया गया है। तो इसको मैंने समझा तो दिया है, मैंने रीडिंग इसकी इंटेंशनली नहीं करवाई है, क्योंकि मुझे अभी ये डिसाइड करना है कि इसकी किस लेवल पे मुझे रीडिंग करवानी है, इसलिए मैंने होल्ड कर दिया है। लेकिन हाँ, आपको मैंने समझा पूरा दिया है कि हम रिस्क एसेस करते हैं, क्या देखते हैं, IR क्या है, CR क्या है, वो सारी बातें आप लोगों को पता है। ऐसे 300 पे एक सेपरेट चैप्टर आएगा हमारा, चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर बात करेगा, सर ये इंटर में भी हुआ करता था, सेम कॉपी पेस्ट है, ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटजी, ठीक है, तो वहां हम कवर करेंगे। बिल्कुल अमनप्रीत, वही कर रहा हूं आज। तो यहां तक क्लियर है? आप मुझे ये बता दो एक बार, ये आज की क्लास तक का कंटेंट क्लियर है? मैं एक बार सीरीज वाइज चलूंगा। ऐसे 300 सीरीज की मैंने बात की है, ऐसे 300, 315, 320, ठीक है, और 330। 330 हम अभी कर लेते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमारी 300 सीरीज कंप्लीट हो गई, क्योंकि 300 सीरीज बात करती है रिस्क की,
प्लानिंग की, रिस्क की, मटेरियलिटी की, रिस्पॉन्स की। 330 जो बात करेगा वो रिस्पॉन्स की बात करेगा। ये आप लिख लीजिए एक बार। तो 300 सीरीज आपकी खत्म हो गई है, बीच में एक स्टैंडर्ड और आपका एडिशनल आ गया है 450। अब मैं इसके सारे क्वेश्चन बैंक आपको करवाऊंगा। अब आप लिखिए फटाफट से, मैंने सब प्लान बना रखा है, मैं आपको लिखवा देता हूँ। पूरी प्लानिंग मैंने कर रखी है, आप लोग भी लिख लीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक बार आज ये जरूरी है, क्योंकि आप लोगों का भी उस हिसाब से प्लान बन जाएगा। देखिए, मैं आपको 100% स्टैंडर्ड करवाऊंगा, क्योंकि आईसीआई ने ये नहीं कहा है रिमूव हो गए हैं। आईसीआई ने कहा है कि इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ आईसीआई गेम बहुत खेलता है, क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो हम ये बोलेंगे ही नहीं कि हमारे सिलेबस से कोई स्टैंडर्ड रिमूव हुआ है, हम ऐसा बोलेंगे ही नहीं। अभी हम जो प्लानिंग करेंगे वो सिर्फ ऐसे 720 तक की करेंगे। ऐसे 800 सीरीज को अभी हम प्लान नहीं कर रहे हैं, एसआरएस एसआई को भी हम प्लान नहीं कर रहे हैं, वो आखिरी में करेंगे। तो पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट देख लेते हैं 720 तक का। तो दो पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। एक पार्ट जहाँ पे आईसीआई ने ऐसा बोल दिया कि भैया हम केस स्टडी तो पक्का पूछेंगे, मैं तो 100% डिटेल में करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि मान लो कल को न्यू कोर्स के अंदर वो बोल दे केस स्टडी छोड़ो सारे ही पढ़ने हैं, तो मैं क्लासेस दोबारा थोड़ी ना रिकॉर्ड कर पाऊंगा बेटा। तो मैं आपको 100% ही करवाऊंगा, जिन पे आईसीआई ने बोला है कि इनको मैं केस स्टडी में पूछ सकता हूँ। और यहाँ पे तो ये 100% की बात करते हैं आईसीआई। तो लो जी, अब आप लिख लो, मैंने पूरी समरी बना रखी है। नंबर 1, $200, 210, 20। मैं आपको क्लास ही बता दूंगा बेटा, कौन सी क्लास में कौन सा ऐसे कवर होगा। 300, 315, 320, 500, 5015। 500 की तो पूरी सीरीज ही उसने बोल दिया कि आपने इंटर में कवर कर ली है, तो ज़्यादा यहाँ पे हम आपसे इतना नहीं पूछेंगे। तो ऐसे ऐसी बातें, वैसे गलत बातें हैं ऐसे कि मैं रीज़न भी बता सकता हूँ गलत क्यों है, लेकिन अभी मैं उन सब चीज़ों में जा नहीं रहा हूँ, हम ईमानदारी से बस कर लेते हैं फ़िलहाल। ये तो उसने सारे ही करवा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। $220, $240, $250, $260, $265, $299, $330, $402, $450, ठीक है जी। उसके बाद 520, देन 540, 600 की फुल सीरीज, 700 की फुल सीरीज, उसके बाद 800 की सीरीज, एसआरएस सीरीज। लो जी, अब आप लेक्चर नंबर भी लिख सकते हो। ऐसे 315, 320, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में हमने कवर किया है विद बेसिक्स, ठीक है। आज हमारा चल रहा है लेक्चर नंबर 4, इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं, हालांकि इसका तो मैं आपको एक एक्सेल शीट में स्केड्यूल दे दूंगा, अभी ये सब ना भी लिखें तो हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। ये मैं आपको एक्सेल शीट में दे दूंगा यार, आपको लेक्चर वाइज पूरा स्केड्यूल एडवांस में मैं दे दूंगा कि कल की क्लास में क्या होगा। फिर बाद में हम उस प्लान को, जो प्लान मैं आपको दूंगा उसको हम रीअसेस कर लेंगे, चेंज कर लेंगे हमारी एक्चुअल क्लासेस के हिसाब से। तो एक रफ प्लान, आई विल शेयर रफ प्लान ऑफ दिस अप्रैल मंथ विद ऑल ऑफ यू, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे ही डाल दूंगा जहाँ नोट्स डालता हूँ, आप उसको रेफर कर लेना, ठीक है। तो अभी आप ये लिख लो कि भैया, तो अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे सभी स्टूडेंट कि मैं सबसे पहले आपको, जो एग्जिस्टिंग कोर्स के बच्चे हैं वो नाराज ना हो किसी भी एंगल से, क्यों बता रहा हूँ रीज़न। मैं सबसे पहले आपको
सारे एसेस वो करवाऊंगा जो यहाँ पे आप देख रहे हैं 220, 240, 260 और ये 720 तक करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सारे ये वाले स्टैंडर्ड करवाऊंगा, ऐसे 200, 210, 220, 315, 320 हो गया है, 580 तक ये सारे स्टैंडर्ड आपको करवा दूंगा, जितने भी लेक्चर लगेंगे, 2, 3, 4 वॉटेवर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो सारे स्टैंडर्ड करेंगे, डिटेल में ही करने हैं, दोनों ही डिटेल में करने हैं। तो ये ना सोचें कि सर ये आप ऐसे ही हवा में उड़ाओगे क्या, क्योंकि ये न्यू कोर्स में इतने अच्छे से नहीं है, हमारा तो एग्जिस्टिंग कोर्स है। नहीं बेटा, सब कुछ जो करेंगे सब डिटेल में करेंगे। उनका बच्चों का भी तो फ़ायदा है, एक बार वीडियो देख लेंगे, बाद में उनका जिस तरह से सिलेबस आएगा उस तरह से कम आएगा, कम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम सारे हमारे ये स्टैंडर्ड करने वाले हैं 720 तक। अगले 3 से 4 लेक्चर में सब हो जाएंगे, 5 भी लग सकते हैं। उसके बाद हम 3 लेक्चर में वो वाले जो हमारे एग्जिस्टिंग कोर्स के स्टैंडर्ड है वो करेंगे। मैं पक्का हूँ कि न्यू कोर्स में भी इनकी रेफरेंस आने वाली है। देन हम हमारी SA 800 सीरीज़ और SRS SAE करेंगे। उसमें क्या होगा, ये वाले जो लेक्चर है 800 सीरीज़ और SRS SAE, मान लीजिए इसमें हमारे टोटल 4 या 5 लेक्चर लगने वाले हैं। तो जो नवंबर 2023 वाले स्टूडेंट्स हैं वो उस टाइम पे क्लासेस को ज्वाइन नहीं करेंगे, लाइव क्लासेस को ज्वाइन नहीं करेंगे। आप अपना आराम से रिवीजन कर सकते हो जो हमने सारे स्टैंडर्ड किए हैं, ठीक है। लव योर सेल्फ, सैटरडे संडे इज फॉर May 23 एग्जाम। सैटरडे संडे बेसिकली मैं बोल सकता हूँ सैटरडे और संडे में वीडियोस आएंगे सिर्फ। यहाँ तक सबको क्लियर है? आई होप सबको क्लियर हो। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो कि था 330 इसलिए क्योंकि हमने रिस्क पढ़ लिया, मटेरियलिटी पढ़ लिया, रिस्पॉन्स भी देख लेते हैं। ये बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं, आपको कभी भी डिटेल में नहीं करने, मैं आपको सब बता के जाऊंगा कि कैसे क्या पढ़ना है। लो जी, अब एक बार आ जाओ, फटाफट से माहौल बना लो, मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए ऐसे 330 बोलता है द ऑडिटर रिस्पॉन्स टू द एसेस्ड रिस्क, कि ऑडिटर को क्या करना है, रिस्पॉन्स अपना ड्राफ्ट करना है जो रिस्क उसने एसेस किए उनके अगेंस्ट। एक बात बताइएगा, हम कौन कौन से रिस्क निकालते थे सर? आप इनहेरेंट रिस्क निकालते थे, हम लोग कंट्रोल रिस्क निकालते थे जिसको हम लोग रोमम बोलते थे। इस रोमम के अगेंस्ट हम लोग क्या करेंगे, अपना ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करेंगे कि भैया कितना रिस्क है, उसके हिसाब से हम लोग हमारा NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करेंगे। अगर कोई फ्रॉड रिस्क है तो उसके लिए हम ऐसे 240 के हिसाब से हमारे ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करेंगे। इस तरह से हर स्टैंडर्ड की अपनी अलग रिक्वायरमेंट है, उनके हिसाब से हम हमारे ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करते रहते हैं। ये तो हो गई मेरी एग्जीक्यूशन स्टेज के ऑडिट प्रोसीजर रिस्पॉन्स, ठीक है। एक बेटा आप लोग इनिशियल लेवल पे ये NTE आपको कितना करना है, NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर आपका कितना रहेगा। आप कंट्रोल टेस्टिंग करते थे, याद है? आप कंट्रोल टेस्टिंग करते थे। तो कंट्रोल टेस्टिंग में भी आप लोग कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेते थे और उसके हिसाब से डिजाइन करते थे सैंपल्स फॉर TOC, सैंपल्स फॉर TOC के अगेंस्ट मेरा कैसा रिस्पॉन्स रहने वाला है, आप ये लोग भी ये सारी स्टडी भी करते थे। तो एक तो हम बात करेंगे यहाँ पे TOC, क्योंकि TOC भी हमारा एक रिस्पॉन्स है। दूसरी बात करेंगे हम हमारे सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर की, क्योंकि वो भी हमारा एक ऑडिट प्रोसीजर है, रिस्पॉन्स है। यहाँ पे मैं आपसे कुछ बेसिक बातें पूछने वाला हूँ, आप लोगों को रिप्लाई करना है। क्योंकि देखो अगर आपका दिमाग ये रहेगा कि सर बुक के कंटेंट पे चलो डायरेक्ट, तो फिर आपका दिमाग खुल नहीं पाएगा। अपने को तो दिमाग को, हमारे माइंड को ओपन करना है सो दैट वी कैन थिंक कि किस तरह से काम को स्टार्ट करना है, किस तरह से सोचना है, वो माइंडसेट डेवलप करना है। तो आपसे मैं कुछ बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ, आप मुझे प्लीज इसका आंसर दीजिएगा। नंबर 1 कि आपने बोला कि मुझे TOC करना है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है, सो दैट आई कैन डिजाइन सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। हमारा जो ईयर खत्म होता है वो 31 मार्च को खत्म होता है। तो एक तरीका तो ये है हमारे पास कि हम लोग क्लाइंट पे विजिट करें 1 अप्रैल को या 10 अप्रैल को, और वहां जाकर सबसे पहले वॉक थ्रू करें, सभी प्रोसेस को समझें, उसके बाद टेस्ट ऑफ कंट्रोल करें, और उसके बाद हम लोग कहीं हमारे सब्सटेंटिव टेस्टिंग के ऊपर आए। लेकिन आप मुझे बताइए,
अगर मैं क्लाइंट प्लेस पे 10th अप्रैल को जा रहा हूँ और बिल्कुल बिगनिंग से काम करूंगा, तो आपको लगता है कि मैं अपना ऑडिट 15 दिन में, 20 दिन में या ऑन टाइम कंप्लीट कर पाऊंगा जब फाइनेंशियल साइन करने की डेट है? आप कहोगे सर शायद ना कर पाए, हम लोग ऑलरेडी अंडर प्रेशर काम करेंगे। तो इसीलिए एक सजेशन हो सकता है आपका कि सर कपिल सर एक काम करो ना, आप है ना क्लाइंट प्लेस पे दिसंबर महीने में चले जाओ, मतलब साल खत्म होने से पहले ही चला जाऊं। हाँ जी। और आप क्या करो, जनवरी में चले जाओ। आप क्या करो, जनवरी में जाके क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग ले लो। अंडरस्टैंडिंग तो पहले भी ले सकते हो ना यार, साल खत्म होने के बाद ही आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है। कंपनी कैसे काम करती है ये तो पहले भी समझ सकते हैं, लॉजिकल है सर। तो जनवरी में जाके आप अंडरस्टैंडिंग ले लो जी। अंडरस्टैंडिंग लेके कंट्रोल्स जो भी कंट्रोल आप आइडेंटिफाई करोगे, रेलेवेंट कंट्रोल्स जो आप आइडेंटिफाई करोगे, उन रेलेवेंट कंट्रोल की टेस्टिंग भी आप कब कर दो? जनवरी में कर दो। जनवरी में कर दो आप रेलेवेंट कंट्रोल की टेस्टिंग, आप जनवरी में कर लो, ताकि मार्च तक आपके ये सारे काम खत्म हो जाएंगे। और फिर मार्च के बाद जब अप्रैल स्टार्ट होगा, यू आर गुड टू गो फॉर व्हाट? सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। तो आपने अपना टाइम अच्छे से प्लान किया, टाइम मैनेज किया। आंसर करके बताओ यस और नो। पहला क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा, क्या वी प्लान्ड आवर टाइम प्रॉपरली? यस और नो। और कैन वी डू दिस, जो मैं आपको बोल रहा हूं, क्या मैं जैसा बोल रहा हूं क्या ऐसा पॉसिबल है? जल्दी से हाँ जी सर ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि कंट्रोल हम पहले चेक कर सकते हैं और इससे हमने हमारा टाइम अच्छे से प्लान कर दिया। अब मुझे आप एक बात बताइए, परम का क्वेश्चन आंसर सबसे पहले आया है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब मैंने दिसंबर में जाके अंडरस्टैंडिंग ली होगी, जनवरी में जाके दिसंबर तक की अंडरस्टैंडिंग ली होगी और कंट्रोल्स को चेक किया होगा, क्या मैं अप्रैल में आके सीधा सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगा दूं, या मुझे कंट्रोल्स अब दोबारा से चेक करने पड़ेंगे? जब अप्रैल का महीना आएगा, क्या मैं अब सीधा सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर स्टार्ट कर दूं, या मुझे कंट्रोल्स को दोबारा से देखना पड़ेगा? ये बताइए। थोड़ा सा मैं वेट करूंगा, क्योंकि जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं या पेन ड्राइव में देख रहे हैं, प्लीज आप लोग भी जरूर सोचिएगा। बताओ, अब मैं जब वापस से अप्रैल में आऊंगा तो डायरेक्ट सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर स्टार्ट कर दूं, और आई शुड वेट? सोचो बेटा। और आई शुड डू समथिंग एल्स, मैं कंट्रोल टेस्टिंग दोबारा करूं क्या? सर कंट्रोल टेस्टिंग दोबारा क्यों करोगे? आपने जब जनवरी में कर ली तो कोई सवाल ही नहीं बनता। बिल्कुल सही परम। नहीं, दोबारा से क्यों करेंगे वो भी तो बताना था ना। कंट्रोल देखना पड़ेगा, लेकिन जनवरी टू मार्च का देखना पड़ेगा। जनवरी टू मार्च में क्या कोई नया कंट्रोल ऐड हुआ है? क्या कोई एग्जिस्टिंग कंट्रोल भी जनवरी टू मार्च इफेक्टिवली काम कर रहे हैं? इसका मतलब जनवरी टू मार्च के सैंपल निकालने पड़ेंगे और उनको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमने दिसंबर तक की टेस्टिंग की थी। तो मेरा समय तो बचा, लेकिन मैंने जिस भी मंथ में चेकिंग किया उसके बाकी वाले मंथ का चेक करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? बेटा, कंट्रोल टेस्टिंग की पहली ही एजर्शन है कॉन्टिन्यूटी, कि जो कंट्रोल है वो 12 महीने कॉन्टिन्यू है या नहीं। अब 9 महीने के डेटा पे 12 महीने का डिसीजन कैसे लोगे? तो आपको पता होना चाहिए कि जो बैलेंस पीरियड है उसका भी टेस्ट करना पड़ेगा। दूसरा मेरा सवाल आपसे, बेटा क्या कंपनी के प्रोसेस हर साल चेंज होते होंगे? जो कंपनी का परचेज करने का प्रोसेस है, जो कंपनी के प्रोसेसेस हैं, क्या वो हर साल चेंज होते होंगे? सोचो, क्या कंपनी के जो कंट्रोल्स हैं क्या वो हर साल चेंज होते होंगे? क्या जरूरी है हर साल चेंज हो सकता है। क्या जरूरी है हर साल कंपनी के प्रोसेस चेंज हो? नहीं सर, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है पिछले साल भी सेम प्रोसेस था, इस साल भी सेम प्रोसेस है। पिछले साल भी सेम कंट्रोल थे, इस साल भी सेम कंट्रोल है। पिछले साल भी हमने ऑडिट किया था, इस साल भी हम ऑडिट कर रहे हैं। तो जब मैं पिछले साल 12 महीने का कंट्रोल चेक कर चुका हूं और मुझे सब सही मिला था, तो क्या इस बार मैं कंट्रोल टेस्टिंग करूं, या पिछले वाली ही कंट्रोल टेस्टिंग का डिसीजन मांग के इस बार सब्सटेंटिव टेस्टिंग कर दूं? ये जवाब दो। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं ना आपको? लास्ट ईयर हमने ऑडिट किया था, कंट्रोल टेस्टिंग की थी, क्या इस बार कंट्रोल टेस्टिंग करें या पिछले साल वाली कंट्रोल टेस्टिंग पे रिलाय करके आगे बढ़ जाएं? साहब इस वीडियो के बाद अपडेट देता हूं, आज की क्लास के बाद मैं आपको अपडेट देता हूं। कुछ भी नहीं ऐसा हुआ है, रिजेक्शन कुछ भी नहीं हुआ है। रिजेक्शन नहीं हुआ है यार।
देखिए, आपको यहाँ पे थोड़ा लॉजिकल होना पड़ेगा ऑडिटर की तरह। आपने कहा कि यार पिछले साल भी ऑडिट मैंने किया था, पिछले साल मैंने सारी अंडरस्टैंडिंग ले रखी है, पूरा वॉक थ्रू कर रखा है, सारी डॉक्यूमेंटेशन कर रखी है, कंपनी के प्रोसेसेस, मैंने सब कुछ काम किया हुआ है, तो डेफिनेटली मैं उस काम को तो यूज़ कर ही सकता हूँ, काम को यूज़ करने में तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप ये बोलो कि इस बार मैं पिछले साल वाले ही डिसीजन पे रिलाय करके आगे बढ़ जाऊँ, ये गलत हो जाएगा। आप पिछले साल वाले प्रोसेस को सारा निकाल लो, इस साल के हिसाब से कैरी फॉरवर्ड कर लो, क्लाइंट के साथ दोबारा से मीटिंग करो। जो हम पिछली बार परचेज मैनेजर के साथ बैठे होंगे ना, बताओ कि आपके यहाँ कोई परचेज का प्रोसेस क्या है। अब आप उससे ये नहीं पूछोगे कि आपके यहाँ परचेज का प्रोसेस क्या है, वो आपको थप्पड़ लगा देगा, वो कहेगा पिछले साल आपको यहीं बैठ के बताया तो था और आपने डॉक्यूमेंट भी किया था। अब आप उससे सवाल दूसरा पूछोगे, बिल्कुल सही, अब आपके जवाब सही आ रहे हैं। अब आप उनसे पूछोगे साहब ये बताओ, क्या जो पिछले साल प्रोसेस था उसमें कोई चेंज आया है क्या, कोई अपडेट आया है क्या, कोई मैनेजर वगैरह छोड़कर गया है क्या, कोई दूसरा बंदा आया है क्या। आप जितने भी चेंजेस थे उन चेंजेस को अपडेट करोगे अपने लास्ट ईयर वाले वॉक थ्रू के अंदर, और उन चेंजेस के हिसाब से अब आप सैंपल सेलेक्ट करके उन चेंजेस वाले कंट्रोल को टेस्ट कर लोगे। पहला तरीका समझ आया। तो जो चेंज हुआ है, अपडेट हुआ है, उसको देखेंगे। सर एक बात बताओ, फिर तो हम कभी भी कंट्रोल टेस्टिंग नहीं करेंगे। 5 साल के लिए ऑडिट मिलता है एक फर्म को, 2 टर्म के लिए मिलेगा 10 साल, हर साल पिछली वाली उठा लेंगे और उसी में अपडेट करके आगे बढ़ जाया करेंगे। नहीं बेटा, मैक्सिमम आप 3 साल तक लास्ट ईयर की टीओसी रेफर कर सकते हो, लेकिन अपडेट को और इम्पोर्टेंट, अगर बहुत क्रिटिकल कंट्रोल है फिर तो हर साल चेक करना होगा, अदरवाइज आप हर एवरी 3 ईयर के बाद आपको टीओसी करना है, 10 साल तक नहीं चलेगी आपकी, ठीक है। अपडेट तो हर साल जितने भी चेंजेस हैं और अपडेट है वो तो हर साल चेक करोगे। क्रिटिकल कंट्रोल है, इंपॉर्टेंट कंट्रोल है, वो भी हर साल करोगे। बाकी सारे कंट्रोल आप एवरी 3rd ऑडिट के बाद कर सकते हो, 10 साल तक आप नहीं चला पाओगे। तो ये सारी चर्चाएं मैंने देखो किस पे की, कंट्रोल टेस्टिंग पे। इतनी सारी डिटेल चर्चा मैंने अभी तक कहाँ की, कंट्रोल टेस्टिंग पे। क्या कंट्रोल टेस्टिंग का टाइमिंग समझ आया जो मैं बोल रहा था? क्या कंट्रोल टेस्टिंग की जो मैंने चर्चा की है वो सारी आपको समझ आई? आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। नाउ आई विल टॉक अबाउट टीओसी के बाद क्या आता है, टीओडी। अब हम बात करेंगे सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर की। बेटा एक बात बताओ, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर किन चीजों पे डिपेंड करता है? इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। जितना ज्यादा रिस्क उतनी ज्यादा टेस्टिंग, मेरा साइज ऑफ सैंपल बढ़ जाएगा। अब आप मुझे बताओ, कोई मुझे एक स्पेसिफिक रिस्क मिला है, कोई मुझे एक स्पेसिफिक रिस्क मिला है, कोई एक स्पेसिफिक रिस्क मिला है, इस स्पेसिफिक रिस्क के ऊपर मैं जनरल ऑडिट प्रोसीजर लगाऊं? ध्यान से सुनना, इस स्पेसिफिक रिस्क के ऊपर क्या मैं कोई जनरल ऑडिट प्रोसीजर लगाऊं, या मैं स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर लगाऊं, या जनरल और स्पेसिफिक दोनों लगाऊं? ये बताओ, जल्दी से बताओ मुझे। अब रिस्क के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करना है, तो क्या मैं एरिया स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करूं, जनरल करूं, दोनों करूं? जल्दी बताओ, जल्दी से बता दो बेटा। बेटा आज मेरे को हॉस्पिटल जाना है, ठीक है, युवान के पास, तो आज की क्लास में थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा। आज हम 2 घंटे नहीं पढ़ाई कर पाएंगे बिकॉज आई हैव टू गो। तो इस स्टैंडर्ड के बाद आज आपकी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। जल्दी से आंसर दो, मुझे यही आंसर की उम्मीद थी आप सब लोगों से। आई एम श्योर जितने ही बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं, घर पर बैठकर देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, उन्होंने भी यही आंसर दिया होगा कि बोथ, सर हम दोनों लगाएंगे। अब आप सुनिएगा, जब मेरे पास एक स्पेसिफिक सिचुएशन है और मेरे पास उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर है, देन व्हाई आई विल अप्लाई जनरल ऑडिट प्रोसीजर? बेटा अप्लाई योर जजमेंट। जब मेरे पास कोई स्पेसिफिक चीज है, मेरा काम उस एक स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर से स्पेसिफिक उस मिसस्टेटमेंट के लिए, उस रिस्क के लिए हो सकता है, देन व्हाई आई विल अप्लाई जनरल ऑडिट प्रोसीजर। मैं स्पेसिफिक से काम करूंगा ना, तो हमेशा याद रखना, अगर कोई स्पेसिफिक चीज है उसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर है तो वो लगाएंगे। दोनों क्यों लगाएंगे? दोनों क्यों लगाएंगे? ठीक है, हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम जबरदस्ती फालतू के ऑडिट प्रोसीजर भी लगा दें। जनरल ना, स्पेसिफिक के अगेंस्ट स्पेसिफिक लगाएंगे। अब ये पूरा स्टैंडर्ड पढ़ो, स्टैंडर्ड पूरा खत्म हो चुका है। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया स्टैंडर्ड पूरा ओवर हो गया है। मेरा स्टाइल कैसा लगा आपको पढ़ाने का, ये भी मुझे बता दीजिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा आपको मेरा स्टाइल कैसे लगा, क्योंकि हो सकता है यूट्यूब का ये आखिरी लेक्चर हो, तो मैं हर बच्चे से कमेंट में जानना चाहूँगा कि आपको मेरा स्टाइल कैसे लगा। कि पहले मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, पूरा आपके माइंड में सेट कर दिया, अब हम उस चीज़ को रीड कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बैंक
तो अगला वीडियो हो सकता है आपके लिए मैं लेकर आऊं जितने भी स्टैंडर्ड हमने किए हैं सबका क्वेश्चन बैंक, लेकिन अभी एक दो स्टैंडर्ड की इंटरलिंकिंग बाकी है, इसलिए हम क्वेश्चन बैंक अभी कर नहीं पा रहे। जल्दी बताओ। फाइनल के आंसर में यही इंपॉर्टेंट होता है, इंटरलिंकिंग हो जाती है। लो जी, द ऑडिटर रिस्पॉन्स टू द एसेस्ड रिस्क, तो कहता है दो। परम बेटा ऑप्शन देकर मैं कंफ्यूज नहीं करता, आईसीआई आपको ऑप्शन देगा, आईसीआई आपको ऑप्शन देगा और आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं आपको सेम आईसीआई स्टाइल में कंफ्यूज कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया सर, आप ऑप्शन देकर कंफ्यूज कर देते हो। बेटा आईसीआई कंफ्यूज करेगा ना तो मेरी मजबूरी है। सर योर स्टाइल ऑफ टीचिंग गिव्स ऑफ कॉन्फिडेंस इन ऑडिट सब्जेक्ट, थैंक यू धानुमिता। अंकुश सिंगल कह रहे हैं 1 नंबर बेस्ट। परमजीत कह रहे हैं धासु, ग्रेट टीचिंग स्टाइल परम सर, आपके साथ ऑडिट काफ़ी इजी लगता है। सियानी निक्षत ग्रेट सर, थैंक यू बेटा। देखो फीडबैक हमेशा चाहिए होता है, तो आप भी अपने जीवन में ना फीडबैक हमेशा लेते रहिएगा। जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी अभी भी जो काम आप कर रहे हो, क्या कर रहे हैं सर अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई में भी आपको फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। सर पढ़ाई तो मैं कर रहा हूँ, मैं फीडबैक किससे लूँ? देखो कोई तो घर में एक होगा जो आपका साथ दे सकता है। सर मतलब आपको आपको रियली लगता है कि मेरे को किसी के साथ की ज़रूरत है? मुझे लगता है आपके घर में कोई एक अगर है जो आपका साथ दे सकता है, आपके हॉस्टल में कोई एक है जो आपका साथ दे सकता है, उस बंदे से दोस्ती कर लो, आप उसका साथ दो, वो आपका देगा। सर इसमें हमें करना क्या है? आप उसको अपना 10 दिन का प्लान शेयर करो कि दिस इज़ माई 10 डे प्लान। अब भाई तुझे कुछ नहीं करना, या अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बोल दो, इस एज में तो आके बन ही जाते हैं ना, जिनके नहीं बने उनका भगवान श्री कृष्ण भला करे। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बोल दो कि भाई अब हम सिर्फ काम की बातें करेंगे। आप उनको अपना एक वीक का प्लान दे दो कि ये मेरा वीक का प्लान है, एवरी संडे वी विल डिस्कस कि मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, और जो नहीं हो पाया है उसका रीज़न क्या है, सो दैट नेक्स्ट वीक का जो प्लान है ना उसमें उस वीक की जो भी वीकनेसेस थी वो सारी कवर हो जाएंगी। तो आप भी अपना फीडबैक इवैल्यूएशन करो। खुद से करते हो तो छोड़ देते हो, कोई दूसरा होता है ना तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि यार बताना है, अब बाबू को बताना है। हाँ बेबी पूछेगी मुझसे तो बेबी नाराज हो जाएगी। बेबी को पता है ना, बेबी को गुच्ची का बैग चाहिए, गुच्ची का बैग अभी कहाँ से लाएं, अभी तो 1200 का स्टाइफंड है, तो वो 1500 का है सॉरी, 3rd ईयर में, तो वो कहाँ से लेके आओगे? वो सीए बनने के बाद आएगा जब आप 30 लाख कमाओगे। तो बेबी को भी खुश करना है और बेबी का भी लालच है, तो हो जाएगा काम। क्या बात है साय प्रीतम रेड्डी, आपका मेरी वाइफ वाला हाल है। मैं उसको कई बार बोलता हूँ 33,000 रुपए, वो 33 क्या होता है? मैं आ गए अंग्रेज की औलाद। 30 ओके बेटा, मैं नंबर्स इंग्लिश में बोलूंगा, ये बहुत सारे बच्चों की दिक्कत होती है, डोंट वरी। लो जी, द ऑडिटर रिस्पॉन्स टू द एसेस्ड रिस्क, नंबर 1 टीओसी करेगा वो, नंबर 2 सब्सटेंटिव करेगा, दोनों पे ही आपका रिस्पॉन्स रहेगा। एन ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन टू इवैल्यूएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, एक ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करने पड़ेंगे टू इवैल्यूएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, कि कंट्रोल कितना इफेक्टिव है इन प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग ए मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द अजर्शन लेवल। बेटा मैंने आपको बताया थे ना, हम जब ऑडिट करते हैं उसके अंदर 2 लेवल होते हैं, ये इंटर में भी तो पूरा डिटेल कंसेप्ट है। ऑडिट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 लेवल होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, दूसरा क्या होता है अजर्शन लेवल। अजर्शन लेवल पे हम लोग टेस्टिंग करते हैं, रिस्क हम दोनों ही लेवल पे निकालते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का भी रिस्क निकालते हैं, अजर्शन लेवल, लेकिन जो टेस्टिंग है वो हम अजर्शन लेवल पे करेंगे। अजर्शन लेवल को आप बोल सकते हो सर एक अकाउंट लेवल, या फिर किसी ट्रांजैक्शन लेवल की बात कर लो, या फिर डिस्क्लोजर की बात कर लो, ठीक है। उसके बाद सब्सटेंटिव प्रोसीजर, आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी लगाना पड़ेगा। एन ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द अजर्शन लेवल, आपको अकाउंट लेवल, ट्रांजैक्शन लेवल, डिस्क्लोजर लेवल पे ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करने पड़ेंगे। सब्सटेंटिव प्रोसीजर कंप्राइजेस क्या क्या? टेस्ट ऑफ डिटेल, उसके अंदर टेस्ट ऑफ डिटेल भी आ जाएगा जिसके अंदर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर चेक करेंगे, एंड या फिर आप सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर से भी टेस्टिंग कर सकते हो। सर ये तो बहुत ही बेसिक है, तो बेटा बेसिक है तो पढ़ेंगे तो सही ना, छोड़ थोड़ी ना देंगे। ओवरऑल रिस्पॉन्स,
The auditor shall design and implement overall response to address the excess risk of material misstatement at the financial statement level. ऊपर उसने अजर्शन लेवल की बात कर ली, लेकिन ये कह रहा है कि जब आप सारे एरिया की टेस्टिंग कर लेते हो तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे देख लेना रिस्पॉन्स क्या आया, सो दैट वी कैन फ्रेम आवर ओपिनियन. सर डाउन हो गई आपकी बैटरी. नहीं सर आपकी बैटरी नहीं, आपकी बैटरी, कैमरा की बैटरी. मैं चेंज करता हूं. लो जी. लो जी हम आ गए वापस आपके सामने. देखिए जी, ऑडिट प्रोसीजर. अब यहां से हमारा काम स्टार्ट हुआ है. ऑडिट प्रोसीजर रिस्पॉन्सिव टू द एसेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द अजर्शन लेवल. भाई आपको जो रोमम होता है अजर्शन लेवल पे उसके अगेंस्ट ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करने हैं. The auditor shall design and perform further audit procedure whose NTE, nature, time and extent are based on and are responsive to the assessed risk of material misstatement at the assertion level. कह रहा है आपको अपने ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करने हैं सो दैट वो रोमम के अगेंस्ट अपने अजर्शन लेवल पे, अकाउंट लेवल पे रिस्क के अगेंस्ट रिस्पॉन्सिव हो. सर ये रिस्पॉन्सिव कैसे, मतलब रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है उस अकाउंट की जो अजर्शन है जो आप टेस्ट करना चाहते हो उसके लिए वो आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड कर सके, तभी तो हम रिस्पॉन्सिव बोलेंगे. या फिर दूसरी सेंस में बोले तो नेगेटिव सेंस में तो कि वो ऑडिट प्रोसीजर अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो उसे आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करे या आइडेंटिफाई कर पाए. इन डिजाइनिंग द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म द ऑडिटर शेल. दो चीजें देखेगा, बताओ क्या क्या सर. इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क. उसी के बेस पे मैं अपना एनटी डिसाइड करूंगा. Consider the likelihood of material misstatement due to characteristics of the relevant class of transaction, account balance or disclosure, that is inherent risk, and whether the risk assessment take into account the relevant controls, that is control risk. तो ये audit procedure जो मैं डिज़ाइन करूँगा ये किसके बेस पे रहेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ IR एंड CR. दोनों को मिला के सर रोमम बोल दें, बिल्कुल बोल दो. Obtain more persuasive audit evidence the higher the auditor assessment of risk. आप एक बात बताइए बेटा, अगर रिस्क बहुत ज़्यादा है तो आप चाहोगे ना मुझे मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस मिले. सर ये परसुएसिव क्या होता है? आप लोगों ने इंटर में सुना होगा, एक आपके सामने कंसेप्ट आया होगा कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस. कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस क्या हो गया? जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं. ये एक एसी रिमोट है, ये यहाँ पे रखा हुआ है. एक अजर्शन है एग्जिस्टेंस. मैं बोलता हूँ कि एक एसी का रिमोट है कंपनी के पास. अब आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो, कैसे करोगे? आपने कहा ओके दैट मीन्स वी वांट टू वेरीफाई एग्जिस्टेंस अजर्शन. सर उसके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा. आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किया और ये एसी का रिमोट आपके सामने आ गया. बताओ बेटा ये कैसा एविडेंस है? ये परसुएसिव ऑडिट एविडेंस है या कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस है? सर ये कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस है. मुझे दिख रहा है कि मेरे सामने एसी का रिमोट है, मैं देख पा रहा हूँ, तो ये कंक्लूड कर दिया मैंने. दूसरी अजर्शन देखिएगा, कंपनी ने जब ये एसी का रिमोट खरीदा था या एसी खरीदा था, ये कंपनी का है या नहीं एसी? कहीं ऐसा तो नहीं रेंट पे ला रखा हो, तो मतलब राइट ओवर द एसेट, तो वो हमें चेक करना है. तो अब क्या वो एसी का रिमोट देख के मैं राइट बताऊंगा ये आपका या नहीं? नहीं सर. तो इसके लिए क्या देखना पड़ेगा? आपने कहा सर इसके लिए इनवॉइस देखो. मैं कंपनी का इनवॉइस देखा, मैंने, मेरे पास कंपनी का इनवॉइस है, मैं कंपनी का इनवॉइस देख रहा हूँ, कंपनी का नाम आ रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसने एक एसी खरीदा है. बताओ बेटा ये एविडेंस कैसा है? जल्दी से बताइएगा. ये एविडेंस आपके कंक्लूसिव एविडेंस है? अगर आप यस बोलते हो तो बेटा आंसर इज नो. ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है. क्यों? हो सकता है इनवॉइस जाली हो सकता है ना. सर हमें कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा. आप तो रिलाय कर रहे हो कि जो मैनेजमेंट आपको दे रही है वो सब सही है, वो आपके लिए परसुएसिव एविडेंस है. मतलब इनवॉइस मुझे मिल गया तो इनवॉइस मेरे लिए परसुएसिव एविडेंस है, एक अच्छा एविडेंस है, एक रेलेवेंट एविडेंस है.
मैं उस पर रिलाय कर रहा हूँ, बट वो जाली हो सकता है, वो मैनेजमेंट की दिक्कत है, फिर मैं नहीं फंसूंगा उस केस में। तो परसुएसिव ऑडिट एविडेंस क्या हो गया, विच इज नॉट कंक्लूसिव, और जो आपके लिए बेटर है बट नॉट 100%, ठीक है। आपको एक एश्योरेंस देता है, हाई लेवल का एश्योरेंस देता है, बट 100% आप एब्सोल्युटली ये नहीं बोल सकते कि कंक्लूसिव एविडेंस है। डेफिनेशन पे हम बाद में जाएंगे, रेफरेंस आया वर्ड का तो मैंने मोटा मोटा देसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ऑब्टेन मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस द हायर द ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रिस्क। एक एग्जांपल लेता हूँ, कुछ एविडेंसेस आपको इंटर में आपने पढ़े थे ऐसे 230 के अंदर, कुछ एविडेंसेस आपको फोटोकॉपी के फॉर्म में दिए जाते हैं, तो अगर रिस्क ज़्यादा है तो आप नहीं चाहोगे कि यार ओरिजिनल चाहिए। कुछ एविडेंसेस आपको इंक्वायरी वर्बल फॉर्म में दिए गए, आप नहीं चाहोगे कि आपको एग्रीमेंट्स वगैरह दिखा के रिटर्न में दिए जाएं। यस सर, तो ये बेटा सारे क्या है, परसुएसिव ऑडिट एविडेंस हो जाते हैं। तो कह रहा है कि आपको जो अपना ऑडिट प्रोसीजर लगाना है वो रोमम के हिसाब से लगाना है, और जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतने आपको ऑडिट प्रोसीजर अच्छे परसुएसिव ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं। यहाँ स्टेप वन में क्या कहता है जी, एक रिस्पॉन्स रहेगा हमारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टीओसी, फटाफट से पढ़ लो। टीओसी क्यों करते हो, डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल चेक करने के लिए। द ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल व्हेन ही एक्सपेक्ट द कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एट द अजर्शन लेवल। हम टीओसी क्यों करते हैं, हम टीओसी इसलिए करते हैं, सबसे पहले टीओसी से पहले स्टेप क्या होता है, वॉक थ्रू। तो हम टीओसी पे क्यों जाते हैं, मैं इस तरह से आ रहा हूँ, तो हम टीओसी इसलिए करते हैं कि हमने वॉक थ्रू किया है, और वॉक थ्रू में कंट्रोल्स का डिजाइन सही है, तो कंट्रोल्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कंट्रोल्स इफेक्टिवली काम कर रहे होंगे, तो मैं टीओसी कर लेता हूँ, पहला रीजन। दूसरा, सर अगर मैं टीओसी नहीं करूंगा तो सब्सटेंटिव टेस्टिंग से जो भी मैं एविडेंस लूंगा उस पर रिलाय कैसे करूंगा, मुझे पता कैसे चलेगा इसी बंदे का साइन होगा। तो सफिशिएंट सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर अलोन कैन नॉट प्रोवाइड ऑडिट एविडेंसेस, पढ़िएगा। तो लिंकिंग आपको पता होनी चाहिए, पर्पस पता होना चाहिए, तो आप लैंग्वेज को समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए, द ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल व्हेन ही एक्सपेक्ट दैट द कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। अब ये वो कब ऐसा एक्सपेक्ट करेगा, कब ऐसा एक्सपेक्ट करेगा, बताओ कौन सी सिचुएशन में ऐसा एक्सपेक्ट करेगा, आफ्टर डूइंग वॉक थ्रू, ठीक है, एंड इवैल्यूएटिंग डिजाइन अगर उसे सही लगेगा तो वो टीओसी करेगा, ठीक है। टाइमिंग ऑफ टीओसी, भाई आप कभी भी कर सकते हो, इंटरिम में कर सकते हो, ईयर एंड पे कर सकते हो, थ्रू आउट कर सकते हो। द ऑडिटर शैल टेस्ट द कंट्रोल फॉर पर्टिकुलर टाइम और थ्रू आउट द पीरियड यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ड्यूरिंग एन इंटरिम पीरियड। आपने इंटरिम पीरियड में 9 मंथ के बाद आपने ऑडिट एविडेंस लिए कंट्रोल के, 9 मंथ के बाद आपने टेस्टिंग कर ली, तो क्या बैलेंस का करोगे, यस सर। व्हेन, ये एमसीक्यू के लिए लिख लेना, when the auditor obtain audit evidence about operating effectiveness of control during an interim period, the auditor shall consider significant changes to those control and determine the additional audit procedure to be obtained for the remaining period, ठीक है। MCQ, यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इन प्रीवियस ऑडिट, क्या प्रीवियस ऑडिट का कंटिन्यू लगा लोगे, नहीं सर, अपडेट करेंगे, अपडेट को ऑडिट करेंगे और एवरी 3rd ईयर के बाद दोबारा चेक करेंगे। He shall establish in control relevance to that evidence by obtaining audit evidence about whether significant changes in those control have occurred, कुछ हुआ है क्या, subsequent to the previous audit. If there have been changes, the auditor shall test the control in the current audit. आप current audit पे check कर लो. If there have not been such changes, अगर कोई changes नहीं है, the auditor shall test the control at least once in every 3rd audit and test some controls each audit. Some control each audit का मतलब होता है जो भी relevant control है, significant control है, कुछ जो वो आप हर साल कर लो, otherwise at least once in every 3rd audit के अंदर आप चेक करोगे। ये भी MCQ के लिए हो सकता है। कंट्रोल ओवर सिग्निफिकेंट रिस्क, कोई सिग्निफिकेंट रिस्क है उसके ऊपर कंट्रोल है, वो देखिए। When the auditor plan to rely on control over a significant risk, the auditor shall test this control in current period. भाई सिग्निफिकेंट रिस्क के ऊपर कंट्रोल है, वो आप चेक कर ही लेना, ठीक है जी। इवैल्यूएटिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, अब आपने टीओसी कर लिया, अब आप देख लो कि कंट्रोल्स जो हैं वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं, आपको जवाब देना है। अगर मान लीजिए कंट्रोल्स इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर रेलेवेंट कंट्रोल्स इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं तो व्हाट विल बी योर स्टेप नंबर 1। 2 स्टेप में बात करेंगे।
अगर कोई कंट्रोल्स इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है तो व्हाट विल बी योर स्टेप नंबर 1, बताओ फटाफट से बताओ। सर ये बार बार आप क्वेश्चन क्यों पूछते हो बेटा, तभी तो आप इन्वॉल्वमेंट फील करोगे, अदरवाइज तो क्या फ़ायदा फिर डिटेल में पढ़ने का या आराम आराम से पढ़ने का, बताओ। बताइए बेटा, व्हाट विल बी योर स्टेप नंबर 1। सर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कंट्रोल फेल हुआ है उसके अगेंस्ट क्या कंपनी ने कोई कंपनसेटिंग कंट्रोल बना रखा है या नहीं। अगर बना रखा है देन आई विल चेक द कंपनसेटिंग कंट्रोल। अगर वो भी नहीं है तो फिर अब कंट्रोल हो गया है फेल, कंट्रोल रिस्क हो गया है हाई। एडिशनल कंट्रोल चेक करेंगे फॉर द सेम। बेटा एडिशनल की जगह हमेशा वर्ड यूज़ करना कंपनसेटिंग कंट्रोल, ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। उसके बाद हम सर कम्युनिकेट करेंगे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को, और वो कम्युनिकेशन का बेटा स्टैंडर्ड कौन सा था सर, ऐसे 265। एडिशनल कंट्रोल भी नहीं बोलते, एडिशनल बेटा जो वर्ड होता है वो ऑडिट प्रोसीजर के लिए यूज़ किया जाता है। एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर, अदर ऑडिट प्रोसीजर, कंट्रोल्स के लिए कॉम्पनसेटिंग वर्ड यूज़ किया जाता है। नहीं नहीं, आपने गाइडेंस वो सी है, आप बहुत आगे चले गए। तो सबसे पहले हम कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल देखेंगे, नहीं है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से डिस्कस करेंगे। इसका इम्पैक्ट क्या होगा ऑडिट पे, सब्सटेंटिव टेस्टिंग का एंटी बहुत बढ़ जाएगा, वो हमारे ऑडिट पे इम्पैक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे 265 बताता है कम्युनिकेट करो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से। तो देखिए क्या कहता है, इवैल्यूएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। Auditors should consider whether misstatements that have been detected indicate that controls are not operating effectively. Even if there are no identified misstatement, कोई misstatement नहीं है, controls may not be effective। जरूरी थोड़ी ना है कि controls को तभी मैं इफेक्टिव बोलूंगा जब वो मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करेगा। बिना मिसस्टेटमेंट भी आप कंट्रोल बोल सकते हो, आपका कंट्रोल इनइफेक्टिव है। सर एक एग्जांपल दे दो, एग्जांपल ले लो बेटा। परचेज की रिक्वेस्ट को एक बंदा अप्रूव करता है, बताओ कंट्रोल इफेक्टिव है या नॉट इफेक्टिव है, बताओ जरा। या दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ, और सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे डिजाइनिंग पे बात ही नहीं कर रहा। परचेज को 3 बंदे साइन करते हैं, ठीक है, कोई भी परचेज होती है 3 बंदे साइन करते हैं। कंपनी में परचेज हो रही है, तीनों बंदे साइन कर रहे हैं, तीनों बंदे साइन कर रहे हैं हमेशा। लेकिन मान लो 2-4 जगह पे तीनों बंदों ने, 3 में से एक बंदे ने साइन नहीं किए, 2 ने साइन नहीं किए। जरूरी है जो परचेज हुई है बिना साइन के वो फ्रॉड की हो, जरूरी नहीं है, हो सकता है बिजनेस नेचर ही परचेज हो। तो ऐसा मत बोलना कि मिसस्टेटमेंट है तभी कंट्रोल फेल है, साइन नहीं है तो कंट्रोल फेल है। चाहे वो फ्रॉड हो, चाहे वो मिसस्टेटमेंट हो या ना हो, आपने साइन करना था, आपने नहीं किया, कंट्रोल फेल है जी। आई होप आप मेरी बात समझ पाए हो। The auditor shall communicate material weakness in internal control identified during the audit on a timely basis to management at an appropriate level and those charged with governance according to AS 265। तो जब हम ये 265 में करेंगे तो इसको और डिटेल में हम लोग करने वाले हैं। तो कंट्रोल सर इसमें से कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने का अब आपके मन में आएगा, सर 330 से कोई पेपर में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने का कोई चांस है क्या? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। इसमें से MCQ के अलावा कुछ पूछना चाहिए ICAI को, मुझे अभी तक नहीं लगता, ठीक है। कुछ अभी आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। सब्सटेंटिव प्रोसीजर स्टेप नंबर 2 क्या आएगा भैया? आपने क्या किया, आपने IR देख लिया, CR देख लिया, अब इन दोनों के बेस पे आप सब्सटेंटिव टेस्टिंग डिजाइन कर लो। देखिए, irrespective of the assessed risk of material misstatement, चाहे आपका कोई भी रिस्क क्यों ना रहा हो, the auditor shall design and perform substantive procedure for each material class of transaction, account balance and disclosure। वर्ड क्या है? each material class of transaction। समझ आया? समझ आया? ऐसे 320 मैंने सबसे पहले क्यों करवाया था, क्योंकि अब ये ईच मटेरियल क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन कहाँ से पता चलेगा? ऐसे 320। याद है हम लोगों ने क्या था, एक काम क्या, सिलेक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंट, ऐसे 320 में बकायदा मैंने आपको ये बताया था। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपके रिस्क की अकाउंट है उनको सबको सेलेक्ट कर लेंगे ऑडिट प्रोसीजर लगाने के लिए। सब्सटेंटिव प्रोसीजर रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस, द ऑडिटर सब्सटेंटिव प्रोसीजर शैल इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करोगे? एग्री करोगे, रिकंसाइल करोगे द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जो भी फाइनेंशियल्स हैं उनको, जो भी रिकॉर्ड्स हैं हमारे अंडरलाइंग रिकॉर्ड, वाउचर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट, लेजर्स, सबके साथ हम एग्री करेंगे। एक वर्ड है एग्री, एग्री का मतलब होता है बेटा मैच करना, ठीक है। कुछ बच्चे मेरे को क्वेरी भेजते हैं, सर ये यहाँ पे एग्री का मतलब क्या है? आपस में कंपेयर करना, देखना सेम आ रहा है क्या। दूसरा,
एग्जामाइन मटेरियल जर्नल एंट्रीज एंड अदर एडजस्टमेंट मेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई सारी जितनी भी जर्नल एंट्रीज है उनको टीओडी कर लो और उनको वेरीफाई कर लो। सब्सटेंटिव प्रोसीजर रिस्पॉन्सिव टू सिग्निफिकेंट रिस्क, जो मैं आपसे क्वेरी पूछ रहा था वो ये है कि आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाना है, ऐसे सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाने हैं जो रिस्पॉन्सिव हो उस रिस्क के अगेंस्ट, ये नहीं कि कुछ भी लगा दिया। When the auditor has determined a significant risk, the auditor shall perform substantive procedure that are specially responsive to that risk. ये चीज़ मैंने आपसे क्वेरी में पूछी थी, जब आप बोल रहे थे ना कंफ्यूज करते हो, तो यहीं से वो कंफ्यूजन मैंने क्रिएट किया था आपका। स्पेशली रिस्पॉन्सिव टू दैट रिस्क। टाइमिंग ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर इंटरिम डेट पे भी लगा सकते हो, आफ्टर ईयर एंड भी। व्हेन सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म एट एन इंटरिम डेट, द ऑडिटर शैल कवर द रिमेनिंग पीरियड। तो ये आपका था सब्सटेंटिव प्रोसीजर के ऊपर क्वेश्चन। तो बस आपने यही रेफर करना है अगर कुछ करना है तो, बाकी सब तो प्लेन रीड है। सर क्या हम प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर को देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे, एज पर एफआरएफ रिक्वायरमेंट हुआ है नहीं हुआ। क्या मैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लूंगा? ऐसे 230 बोलता है, हर अजर्शन के लिए आपको लेना है, बाकी डॉक्यूमेंटेशन तो करना ही है। The auditor shall perform audit procedure to evaluate whether the overall presentation of the financial statement, including the disclosure, is in accordance with the applicable financial reporting framework. तो बस अगर आप इतना भी पढ़ लोगे ना, adequacy of presentation and disclosure should be according to the applicable financial reporting framework, ये आपको वेरीफाई करना है। Evaluate the sufficiency and appropriateness of audit evidences. The auditor shall conclude whether sufficient appropriate audit evidence have been obtained. In forming an opinion, the auditor shall consider all relevant audit evidence. सारे evidences आपको देखने हैं। If the auditor has not obtained sufficient appropriate audit evidence as to a material financial statement assertion, try to obtain further audit evidence. If auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence, the auditor shall express a qualified opinion or a disclaimer of opinion. ये सारी बातें SS 705 के अंदर दोबारा से इन डिटेल आएगी। सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट करना है कि आपका ओवरऑल रिस्क क्या था, उसके अगेंस्ट आपके ऑडिट प्रोसीजर क्या थे, आपने क्या एविडेंसेस लिए, क्या कंक्लूजन फ्रेम किया, सब कुछ आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। बेटा 330 समझ आया? 330 को किस लेवल पे करना है? बेसिक लेवल पे। मैं आपको स्टैंडर्ड वाइज ही बता देता हूँ कि स्टैंडर्ड पे कितनी जान डालनी है। तो यहाँ आप लिख लो ओनली रीड, ठीक है? ओनली रीड लेवल पे आपको करना है। बस एक ही क्वेश्चन यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्वेश्चन 1 बस। और ऐसे ही जो हमने इससे पहले किया था ना 450, तो उसमें 3 स्टेप देख लेना। कंसीडरेशन क्या है, फिर अनकरेक्टेड में स्टेटमेंट का इफेक्ट आपने देखा था, और फिर ऑडिट प्रोसीजर। पेपर में आपसे ऑडिट प्रोसीजर पूछेगा तो आपको तीनों पॉइंट लिखना है। पहले मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करो, तो मैनेजमेंट से क्या बात करोगे वो 2 लाइनों में। फिर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से डिस्कस करो, उनको क्या बताओगे वो 2 लाइनों में। फिर आपको बताना है भैया एक WR ले लो, वो 2 लाइनों में, ठीक है? तो आपसे भाई हमने तो टेबुलर फॉर्म में दे दी 3 पैराग्राफ, तो आपको पता तो चलना चाहिए ना क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो वो मैंने आपको बताया क्वेश्चन कैसे बनेगा। ऑडिट प्रोसीजर में 3 पॉइंट आ जाएंगे। सर अगर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है तो डिस्क्लोमर ऑफ ओपिनियन आना चाहिए ना। क्वालिफाइड कैसे? परम ये मैं आपको ऐसे 705 में करवाऊंगा, कल पूछना, क्वालिफाइड भी हो सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही बेटा, मुझे निकलना है क्योंकि अभी, और मिलेंगे कल दोबारा से सुबह 8 बजे। कल के जो मैं पूरा प्लान आप लोगों को ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। बाय बाय, टेक केयर। और अब आप अपने दोस्तों को बता सकते हो कि रेगुलर कोर्स स्टार्ट हो गया है और अपकमिंग अटेम्प्ट्स आप ले सकते हो, ठीक है जी? बाय।